हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल की संरचना। हम पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना या वायुमंडलीय संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम बात करते हैं इससे वायुमंडलीय संरचना की। तो हमने चर्चाएं की है क्षोभमंडल की, जिसमें हमने बहुत सारी बातें की है। उसकी ऊंचाइयों की बात की जो औसत रूप में 13 है, ध्रुवीय क्षेत्र में उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पे उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ये बात हमने कर ली है। उसके बाद में हमने उस क्षोभमंडल के अंदर चर्चा की कि वहाँ पर अक्षांश और जो क्षोभमंडल है या ट्रोपोस्फियर है उसकी ऊंचाई के मध्य में जो संबंध होता है वो विलोमानुपाती संबंध होता है। फिर हमने बात की कि यहाँ पर जो भी यहाँ इसका नामकरण किया वो तो टीचर डिबोर्ड ने किया, और यहाँ इस क्षोभमंडल को संवहनीय मंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं। यहाँ पर धरातल से जो ऊपर उठने वाली जो हवा है वो ताप ह्रास के कारण वहाँ पे ठंडी हो जाती है और संघनन हो जाती है। जितने भी यहाँ पे मौसमी परिघटनाएं हैं वो सारी की सारी क्षोभमंडल के अंदर घटित होती हैं। और हमने चर्चा की कि जो सामान्य तापतंत्र है इस क्षोभमंडल का वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर में है, और 165 मीटर या से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम दर से भी होता है। दोनों एक ही बात है। फिर हमने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला देखा, और उसके बाद में हमने ये कहा कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप की दर से अगर तापमान ह्रास हो रहा है तो उसको हम शुष्क या ड्राई एरिया रेट कहते हैं, या शुष्क रुद्धोष्म दर कहते हैं। या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर से प्रति किलोमीटर की दर से कम होता है तापमान, तो वहाँ पर उसको आर्द्र रुद्धोष्म दर कहते हैं। ये बात हमने की। और हम क्षोभमंडल की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की जितने भी विमान हैं वो क्षोभमंडल में ही उड़ान भरती हैं। राष्ट्रीय स्तर की कह सकते हैं, जैसे हम भारत की बात करें तो जयपुर से दिल्ली जाना हो तो वो राष्ट्रीय स्तर की विमान है। तो वो विमान है वो इस क्षोभमंडल के अंदर ही अपनी उड़ान भरती हैं। और हमने एक क्षोभ सीमा की बात की जो कि संक्रमण क्षेत्र होता है स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर का। उस क्षेत्र में तापमान स्थिर पाया जाता है। और ट्रोपोज के अंदर हम बात करें यानी क्षोभ सीमा के अंदर बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो ध्रुवीय क्षेत्र का जो ऊपरी ट्रोपोज का जो तापमान है उससे कम तापमान विषुवत रेखा पे है, यानी कि ठंड है वो ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा दुगुनी विषुवत रेखा के ट्रोपोज पर पड़ती है। तो इन बातों की हमने चर्चा की है। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा जो मंडल है हमारा, दूसरी जो परत है संरचना है वायुमंडल की वो है समताप मंडल। कौन सी है? समताप मंडल। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल जो है ये धरातल से इसकी हाइट देखें तो ये औसत रूप में 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 50 किलोमीटर। यानी यहाँ पे हमने देखा तो 13 किलोमीटर औसत रूप में क्षोभमंडल है। कौन सी है? क्षोभमंडल। और 50 किलोमीटर की हाइट तक देखें तो 50 किलोमीटर की हाइट तक कौन सा मंडल है? समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है। तो हमने इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी मानी है? 50 किलोमीटर मानी है। ठीक है। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ इसका नामकरण है इस समताप मंडल का, वो भी नामकरण करने वाला जो विद्वान है वो टिजरेंस डिबोर्ड ही है। टिजरेंस डिबोर्ड। दोनों प्लेटों के जो नामकरण किया वो इसी विद्वान ने किया, यानी क्षोभ का और समताप का दोनों का नामकरण किसने किया है? टिजरेंस डिबोर्ड ने किया है। इस परत में स्थिर ताप या सामान्य ताप की प्रवृत्ति हम देख सकते हैं। ये जो परत है समताप मंडल वाली, इसमें
इसमें स्थिर ताप ठीक है, स्थिर ताप या सामान्य ताप, सामान्य ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है, सामान्य ताप की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है अपने को यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्षोभ मंडल में तापमान घट रहा है, फिर इस क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर है, फिर समताप मंडल है, इसके अंदर भी तापमान स्थिर ही है, सामान्य तापमान है, ना बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ठीक है, क्षोभ इस समताप मंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे समताप मंडल के बाद में 20 किलोमीटर से यहाँ पे ओजोन गैस है वो स्टार्ट हो जाती है, और ओजोन गैस है वो सूर्य की किरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करता है इसका मतलब वो यहाँ पे सूर्य की किरणों का अवशोषण करेगा, तो उन किरणों में जो गुप्त ऊष्मा है वो यहाँ इस गैस के द्वारा यहाँ पे अवशोषित कर ली जाएगी, और वो गुप्त ऊष्मा यहाँ पे तापमान को बढ़ा देगी। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर जो तापमान है वो बढ़ेगा। ओजोन जो है, ओजोन में गैस में ताप का अवशोषण के कारण यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस ओजोन की परत की जो ऊंचाई है इसकी हम 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर मानी जाती है। औसत रूप में इसको 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे बताते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इसको कई बुकों में आपको 35 किलोमीटर से यहाँ ओजोन गैस बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? ओजोन गैस। तो यहाँ पे हम कहते हैं इन दोनों का जो बीच का सेंटर है वो 35 किलोमीटर ही आता है, और 35 किलोमीटर में इसकी सघनता ज़्यादा है, जबकि इसके जो परमाणविक रूप है इस गैस के वो तो यहाँ 20 किलोमीटर से ही स्टार्ट हो जाते हैं और 50 तक जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सघनता जो है वो इस 35 किलोमीटर पर है इस गैस की, यानी ओजोन की। तो ध्यान में रखना इसको, कहीं आपको 35 किलोमीटर पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे, क्योंकि 35 किलोमीटर 20 और 50 के बीच का सेंटर है, यानी 15 इधर से जाओगे और 15 इधर से, यानी 30 का है गैप, तो 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 ही आता है। ठीक है, यानी 50 + 20 = 70, डिवाइड करेंगे 2 से तो 35। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। समताप मंडल में इस ऊंचाई पर हम देखें तो यहाँ पर जो पैरामैग्नी जो किरणें हैं सूर्य से आने वाली, यहाँ सूर्य है मानो, ये सूर्य से जो पैरामैग्नी किरणें आती हैं, ठीक है, एक तो पैरामैग्नी किरणें और एक यहाँ पे एरोसोल्स हैं। ध्यान से समझना इसको, एक यहाँ पे क्या है, एरोसोल्स है, वायव्य कण है, यहाँ पे धरातल के समीप ज़्यादा है वायव्य कण। ठीक है, इनका प्रेशर तो रहता ही है, ये यहाँ पे रहते हैं, सूर्य की किरणें इधर से आती है। अगर बीच में गैसें हैं, परमाणविक रूप में गैसें हैं, तो दोनों के दाब से यहाँ पे यहाँ जो परमाणविक रूप है उसका आणविक रूप बन जाएगा, यानी परमाणु से अणु बन जाता है। यानी इधर से पैरामैग्निक किरणें आती है सूर्य से आने वाली, और इधर से दबाव लगता है, वायवीय कण जो है उनका क्या लगता है, उपयुक्त दबाव लगता है। तो बीच में जो गैसों का परमाणविक रूप होता है, इस क्षेत्र में जो ओजोन के परमाणविक रूप है उस परमाणविक रूप का यहाँ पे O+O में होगी। अगर ऑक्सीजन है ये, तो इसमें एक O का अणु और मिलते ही ये क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कारण, किसके कारण, एक तो उपयुक्त दबाव के कारण और एक पैरामैग्निक किरणें जो आती है सूर्य से उनके कारण, दोनों से बिछाव होता है। यहाँ इन दोनों में क्या होता है, दोनों में अभिसरण होता है, जिसके बीच में जो गैस होती है वो आपस में जुड़ जाती है, जिसको हम O3 कहते हैं। O3 यहाँ पे किसको कहा जाता है, ओजोन को कहा जाता है। किसको कहते हैं, ओजोन को। ठीक है, तो ओजोन गैस यहाँ पे इसलिए बनती है, ठीक है, उपयुक्त दाब की स्थिति के कारण। यहाँ पे ओजोन गैस इसको कहते हैं। ओजोन है, ओजोन की खोज जिसने की, उस खोज या जानकारी जिसने बताई, उस विद्वान का नाम है ओजोन की खोज। यानी यहाँ पे ओजोन क्यों बनती है, उसकी खोज किसने की, तो यहाँ विद्वान का नाम है स्कोनबिन। विद्वान का क्या नाम है, स्कोनबिन। इस स्कोनबिन ने यहाँ पे इसकी खोज या जानकारी दी है। और सबसे पहले जो छिद्र बना है यहाँ ओजोन गैस वाली परत में, यहाँ परत है ये पूरी, इसमें एक छिद्र है, उस छिद्र के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, तो वहाँ पे नाम आता है, छिद्र की जानकारी करवाने वाला विद्वान है फोरमैन।
छिद्र की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? फोरमैन ने। फोरमैन अमेरिका के विद्वान है। फोरमैन अमेरिकी, कौन है? अमेरिकी विद्वान है, ठीक है। इनके द्वारा ओजोन परत का क्षरण का आकलन किया गया है। जो ओजोन परत है उसके अंदर जो उसका टूटन हुआ है, उसके अंदर जो छिद्र बना है, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? फोरमैन विद्वान देता है सबसे पहले, ठीक है। और छिद्र का जो प्रथम चित्र बनाया गया था इस छिद्र के बारे में, तो वो बनाया गया 1985 में, और यूएसए का एक कृत्रिम उपग्रह है उसके द्वारा बनाया गया। उस कृत्रिम उपग्रह का नाम है निम्बस 7, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि मानो एक ओजोन की परत है, इस परत में एक छिद्र है, ठीक है, जहाँ से पैरामैग्नेटिक किरणें सीधे धरातल पे आने लग गई। पहले यहाँ से जो ये ओजोन गैस क्या काम करती है? जो पैरामैग्नेटिक किरणें हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक होती हैं, उनका ये अवशोषण कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अवशोषण। और उनको यहाँ पे बिल्कुल फिल्टर करके नीचे धरातल पे भेजते हैं कुछ मात्रा में, जितने जीवों को चाहिए, जितनी जीव जंतु जीवधारी जो भी है, जीव समुदाय जो भी है, उसको जितनी वो किरणें चाहिए उतनी ही मात्रा में ये ओजोन गैस है वो इसको बाहर करके यहाँ पे भेजती है धरातल तक। जबकि जो पैरामैग्नेटिक किरणें जो मानव के लिए घातक होती हैं, उन सारी पैरामैग्नेटिक किरणों का ये ओजोन गैस अपने अंदर अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण मानव का यहाँ जीवधारी है वो सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम धरातल पर एक गैस काम में लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम रेफ्रिजरेटर में जैसे फ्रिज में वो ही गैस आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो गैस ठंडे क्षेत्रों में जाकर के इकट्ठी होती है और वहाँ से ऊपर की ओर जाती है। वो गैस इतनी घातक होती है कि वहाँ अगर वो जाएगी तो यहाँ जो परमाणविक रूप बन रहा है इसका आणविक रूप, उसको तोड़ देगी, क्योंकि ये एक उत्प्रेरक तत्व है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको तोड़ने का काम करती है, जिसके कारण वहाँ पे ये ओजोन गैस वापस और ओ में बदल जाती है, यानी ओ का मतलब यहाँ पे इस अणुओं में बदल जाती है, ठीक है। 3 टुकड़ों में हो जाएगी, तो फिर ये काम नहीं करेगी, इन पैरामैग्नेटिक किरणों को पार आने देगी। तो यहाँ पे इस प्रकार का ही एक छिद्र बना हुआ है इस ओजोन गैस के अंदर, जहाँ से पैरामैग्नेटिक किरणें सीधा धरातल तक आती हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के पास में या अंटार्कटिका के पास वाले क्षेत्र है, वहाँ पे इसके इसके अंदर जो छिद्र है उसके बारे में जानकारी दी गई है। और वो जानकारी सबसे पहले कहाँ पे दी गई, उसका चित्र कहाँ से मिला कि यहाँ पे एक छेद है, तो उसका जो जानकारी हमें मिली वो 1985 में मिली थी। और किसके द्वारा मिली? एक कृत्रिम उपग्रह के द्वारा। हम धरातल वायुमंडल में बात करें तो जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वायुमंडल है, इसमें ये क्षोभमंडल, यहाँ पे समताप मंडल है, और यहाँ पर ये मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इस बहिर्मंडल के अंदर ही इस ऊंचाई पर ही कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, इस कोई भी देश है वो अपना कृत्रिम उपग्रह है वो यहाँ इस पृथ्वी के इस ऑर्बिट में यहाँ स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ से वो कृत्रिम उपग्रह में जो सेंसर लगे होते हैं उनके माध्यम से जो चित्र लिए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर से, तो हमें हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। तो कृत्रिम उपग्रह यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, जबकि इसका प्राकृतिक जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चंद्रमा के जैसे ये तो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, तो लेकिन ये जो उपग्रह है वो कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जानकारी सबसे पहले 1985 में दी गई कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से, जो यूएसए का है। और यूएसए का कौन सा कृत्रिम उपग्रह है? निम्बस 7। उस उपग्रह का नाम है निम्बस 7, ठीक है। इसके द्वारा हमें यहाँ पे ओजोन में जो छिद्र है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई, ठीक है। यहाँ पर जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में तापमान स्थिर होने की वजह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विमान है वो इसी मंडल में उड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विमान सौरमंडल में राष्ट्रीय स्तर की विमान उड़ती हैं, जबकि समताप मंडल है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विमान उड़ती हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विमान इसलिए उड़ती हैं कि यहाँ पर इस परत में तापमान स्थिर होता है, और तापमान स्थिर होता है वहाँ पर वायुदाब भी स्थिर रहेगा, और वायुदाब स्थिर रहेगा इसका मतलब वहाँ पे पवनें नहीं चलेंगी। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक बार देखो यहाँ पे, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं
जैसे तापमान बढ़ेगा, कोई भी जगह है, जैसे मानो ये सूर्य है, सूर्य से आने वाला तापमान है, यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब बनेगा, यानी इसके अंदर विलोमानुपाती संबंध होता है दोनों के अंदर। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा और तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। आपको इसको ध्यान में रखना है, यानी जहाँ पे तापमान कम होगा वायुदाब ज़्यादा होगा, उच्च वायुदाब होगा, उच्च वायुदाब, ठीक है। और तापमान अगर बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, निम्न वायुदाब होगा। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है दो जगह पे तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ पर पवनें चलती हैं वहाँ पर उसमें वाष्पीकरण करके वहाँ से जो पानी की मात्रा है वो इसके अंदर आर्द्रता लेकर के चलती है, वहाँ पे संघनन होगी, वर्षा हो सकती है, उस पवनों के द्वारा आंधी आ सकती है, वहाँ उस पवनों के द्वारा चक्रवात आ सकते हैं। यानी सारी मौसमी जो घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो किस पर निर्भर है, तापमान पर निर्भर है। तो यहाँ पे तापमान स्थिर है, इसका मतलब यहाँ पे वायुदाबीय कंडीशन और यहाँ पे पवनों वाली कंडीशन है, आंधी तूफान वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मौसम साफ रहता है, और मौसम साफ रहने का मतलब जितने भी विमान है वो मौसम साफ के कारण इसी परत में चलती हैं या समताप मंडल में चलती है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विमान क्यों नहीं चलती, क्योंकि क्षोभ मंडल के अंदर यहाँ पे आंधी तूफान जैसे यहाँ मौसमी परिघटनाएं होती रहती हैं, तो इसका कारण यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विमान नहीं चल पाती हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की जो विमान है यहाँ 20 से 25 मिनट के लिए उड़ान भरती है अपने राष्ट्रीय स्तर के रूप में, तो वहाँ पे वो विमान ज़रूर चलती हैं। जबकि लंबी दूरी तय करने वाली जैसे विदेशों में, यहाँ से जैसे भारत से अगर बाहर कंट्रीज़ में अगर कोई विमान जा रही है तो वो विमान यहाँ पे क्षोभ मंडल में नहीं जाएगी, वो 13 किलोमीटर की हाइट के ऊपर से चलेगी औसत रूप में, ठीक है। तो इस समताप मंडल वाले इस प्लेट में विमान चलेगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ही होगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना। फिर हम बात करें इसके अंदर जो ओजोन की उपस्थिति है, जो यहाँ पे ओजोन परत है, यहाँ पे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उस पराबैंगनी ओजोन गैस की सघनता को ध्यान में रखते हुए उस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो ओजोन का सघन रूप है या भाग है उसमें ताप वृद्धि यानी तापमान बढ़ जाता है, जो कि तापमान प्रतिलोमन का उत्पन्न करती है। किसको करती है, तापमान प्रतिलोमन को। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसकी चर्चा ही कर रहे हैं हम, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे मानो यहाँ पे तापमान आ रहा है, इस क्षेत्र में ओजोन की गैस में क्या आ रहा है, तापमान आ रहा है, और तापमान यहाँ पे आएगा तो बढ़ेगा। पहले यहाँ पे स्थिर तापमान है, यहाँ पे ओजोन की परत आने पर यहाँ तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बात। पहले क्षोभ मंडल में घटता है, फिर स्थिर रहता है, फिर बढ़ता है। इसमें तापमान ज़्यादा होने से यहाँ का ताप वृद्धि क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, तापमान क्या बनता है, तापमान प्रतिलोमन, प्रतिलोमन की कंडीशन बनती है। ये क्या होता है, जब नीचे की परत ठंडी हो, ऊपर की परत इससे भी ठंडी हो, और ऊपर की परत हो वो भी ठंडी हो, यानी तापमान इधर से जाते हैं तो ठंडी होती हुई परत चलती है। यहाँ तक यही कंडीशन होती है। जब अचानक इस ठंडी परत पर गर्म परत आ जाए, इससे ठंडी परत पर गर्म परत आ जाए, तो वहाँ पर उस कंडीशन में एक प्रतिलोमन होता है, विलोमता होती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर कोहरा बनता है, धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए, आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हो, आप सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हो, जैसे ही वो बाथरूम का जो फर्श होता है वो फर्श होता है ठंडा। कैसा होता है, ठंडा। आप जाते हो उस टाइम में तो वहाँ उस बाथरूम में कोई धुआं वगैरह नहीं होता, कोई धुआं वगैरह नहीं होता। आप उस पानी से वहाँ पे आप स्नान किया तो वो गर्म पानी उस फर्श पे गिरा तो वहाँ पे आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा, पूरे बाथरूम में आपको फॉग नज़र आएगा, तो वहाँ एक कोहरे की स्थिति बन जाएगी।
किसकी स्थिति बन जाएगी, कोहरे की। वही कंडीशन यहाँ लागू होती है। यहाँ पर ठंडी परत है, इसके ऊपर ये अचानक गर्म परत आ जाती है, यानी पवनें ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं। यहाँ से पवनें हैं वो ऊपर उठती हैं, वो ठंडी होती जाती है। अचानक इसको यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर इन पवनों का गर्म होना, यानी कि ठंडी के ऊपर गर्म पवन का मिलना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान प्रतिलोमन हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है, वहाँ पे कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। तो इसको तापमान प्रतिलोमन कहा जाता है। यहाँ पे और बात करें तो ओजोन गैस की जो सघनता को ध्यान में अगर हम रखें तो उस सघनता को यहाँ पे एक विद्वान है डॉप्सन वैज्ञानिक, इसके द्वारा इसको मापने की इकाई एक विकसित की गई जिसको डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ठीक है, डॉप्सन यूनिट के अंदर क्या मापते हैं, धरातल से ऊंचाई की ओर गैसों के आयतन का लंबवत रूप में आकलन हेतु इस इकाई का उपयोग किया जाता है। किसका, डॉप्सन यूनिट का। जैसे मानो ये धरातल है, यहाँ पर ये गैसीय पुंज है, गैस है यहाँ पे, तो एक लंबवत रूप में यहाँ पे, इस लंबवत रूप में इसकी जो इकाई है, यानी इस गैस का इकाई रूप है, इसको मापने का जो इकाई है वो है डॉप्सन यूनिट। कौन सा है, डॉप्सन यूनिट। एक डॉप्सन यूनिट के बराबर है 0.01 mm मोटाई की परत, समझ गए बात। एक डॉप्सन यूनिट के बराबर यहाँ पे 0.01 mm मोटाई की क्या होती है, परत होती है। ठीक है, और बात हमने कर ली है कि ओजोन जो गैस है उसका क्षरण है, जो विनाश है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जैसी महत्वपूर्ण जो हेलोजन गैस होती है उसके द्वारा, यानी यौगिकों के द्वारा ही होता है। जो एक उत्प्रेरक तत्व होता है वो संबंधित जो गैस है या संबंधित माना जाता है जो भी गैस, उसके 3 लाख अणुओं को, यानी 3 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। यानी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक यौगिक, एक उत्प्रेरक जो तत्व होता है वो कितने अणुओं को तोड़ सकता है एक साथ में, यानी 3 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। यह गैस मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस जो है वो कहाँ पे जाके इकट्ठी होती है, आर्कटिक और अंटार्कटिका वाले ठंडे क्षेत्रों, बर्फीले क्षेत्रों में इकट्ठी होती है। वहाँ से वो एकत्रित होकर के ऊपर वायुमंडल में चली जाती है, जो कि यहाँ पे ओजोन परत का क्षरण करती है। तो इसलिए आज के टाइम में फ्रिजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उसका यूज़ कम होना लग गया है, वहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करने लग गए हैं। HFC को काम में लेना स्टार्ट कर दिया, जो कि ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाती है। आज के टाइम में जितने भी फ्रिज आते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नहीं आती है, उसमें हाइड्रोजन फ्लोरो गैस आने लग गई है। ठीक है, और फिर इसके बाद में अगला जो मंडल है उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो मंडल है वो है मध्य मंडल। इससे पहले यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, जो कि स्ट्रेटोपोज वाला क्षेत्र है। इस दो संक्रमण क्षेत्र है मध्य मंडल का, मेसोस्फीयर का और स्ट्रेटोस्फीयर का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। अगली परत कौन सी अपनी, मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। मध्य मंडल जो है इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 50 से 80 किलोमीटर तक औसत ऊंचाई इसकी 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, औसत ऊंचाई होती है। ये जो गैस यहाँ मंडल होता है, इस मंडल में हम बात करें तो इसमें तेज़ी से तापमान में कमी, ऊंचाई के अनुसार जाते हैं तो तेज़ी से कमी आती है। इसके कारण यहाँ पे मध्य सीमांत जो क्षेत्र है, मेसोपोज जो क्षेत्र है, यहाँ मेसोपोज में संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित अगर माने तो न्यूनतम तापमान प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण पृथ्वी से संबंधित माने तो सबसे कम तापमान है वो कहाँ पर है, मेसोपोज में है, यानी मध्य सीमा में है। यहाँ पे हम बात करें ये 0 से 50 डिग्री तक है,
50 से 80 किलोमीटर तक कौन सी परत है? मध्य मंडल है। यहाँ तक तापमान बढ़ता है, इसके बाद तापमान वापस घटना स्टार्ट हो जाता है और इतना घट जाता है कि यहाँ अगर इसका मेसोपोज संक्रमण क्षेत्र जो है मध्य मंडल आयन मंडल का यानी मेसोपोज है, उस तक इतना तापमान घट जाता है कि वह संपूर्ण पृथ्वी का सबसे कम तापमान माना जाता है। कितना? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। -100 डिग्री सेंटीग्रेड इस जगह पे तापमान आपको देखने को मिलेगा। इतनी ठंड यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। कहाँ पर? मेसोपोज वाले स्थान पर। ठीक है, ये बात हो गई मध्य मंडल की। इसके बाद में जो मंडल आता है वो आता है आयन मंडल, जिसको हम ताप मंडल बोलते हैं या थर्मोस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद में कौन सी परत है? इसके बाद में है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल भी बोलते हैं इसको, ताप मंडल भी बोलते हैं और इसको थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोस्फीयर। ठीक है, ये थर्मोस्फीयर है। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो ये 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक की परत मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? यहाँ पे 640 किलोमीटर की ऊंचाई की परत मानी जाती है, जिसको तापमंडल कहते हैं। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की दशा बनती है जिसको यहाँ पे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुवीय ज्योति। इसी ध्रुवीय ज्योति को यहाँ पे अरोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरोरा। अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल। क्या होता है? प्रातः काल। ठीक है, यहाँ पे ये ध्रुवीय जो ज्योति है, इस ध्रुवीय ज्योति को दो प्रकार से माना जाता है। यहाँ पे ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति जो होती है वो जो पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है और कॉस्मिक किरणें हैं, जो ब्रह्मांड की किरणें होती हैं, इनके सम्मिलित प्रभाव से एक ध्रुवीय ज्योति, एक चमक होती है यहाँ पे। उस चमक को ही यहाँ पे क्या कहते हैं? ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। यहाँ पे मानो एक तो धरातल का जो चुंबकीय बल होता है उसके कारण चुंबकीय जो गुण होता है, और दूसरा जो गुण है वो ब्रह्मांड के आने वाली जो सौर्य किरणें हैं या कॉस्मिक किरणें जो होती हैं, ब्रह्मांड किरणें, उनके कारण यहाँ उनके दोनों के मिलने से एक चमक उत्पन्न होती है। उस चमक को जैसे कोई पटाखा नीचे से आप जलाते हो, ऊपर जाके वो फूटता है, वैसे ही यहाँ पे एक चमक पाई जाती है आयन मंडल में। उसको कहते हैं यहाँ पे ध्रुवीय ज्योति, और ध्रुवीय ज्योति को यहाँ पे अरोरा कहा जाता है। अरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल यानी उजाला। ठीक है, वहाँ पर इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। कौन सी होती है? उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। और एक होती है दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। ठीक है, उत्तरी भाग में इसको कहते हैं यहाँ पे अरोरा, अरोरा बोरिलियस, बोरिलियस, और इसको कहा जाता है अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्रुवीय ज्योति होती है, जिनको उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को क्या कहते हैं? अरोरा बोरिलियस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इसका मतलब उत्तरी होता है, इसका मतलब दक्षिणी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंडल में हम अगर गैसों के आयनीकरण की बात करें, आयनीकरण की प्रवृत्ति है इसके मंडल के अंदर, तो वो DEFG परतों में है। डी परत की हमने चर्चा की। डी परत 80 से 99 किलोमीटर तक होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन गैस का आयनीकरण होता है। कौन सी गैस का? ऑक्सीजन गैस का क्या होता है? आयनीकरण होता है, आयनीकरण होता है। ठीक है, जहाँ पर लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। लघु रेडियो जो तरंग होती है, लघु तरंगें रेडियो की, उनका क्या होता है? वापस परावर्तन होता है। लघु रेडियो तरंगें परावर्तित होने वाला मंडल कौन सा है? आयन मंडल, जिसके अंदर डी परत है, जो कि 80 से 99 किलोमीटर की हाइट पर होती है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन गैसों का आयनीकरण होता है।
फिर ई परत जो होती है वो यहाँ पे 100 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक की जो परत होती है, इस परत के अंदर नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका आयनीकरण होता है, नाइट्रोजन का आयनीकरण, जिसमें मध्यम जो रेडियो तरंगे हैं, मध्यम रेडियो तरंगे, उनका परिवर्तित रूप देखने को मिलता है, यानी उनका परिवर्तन होता है। यहाँ पे एफ जो परत है वो परत 131 से यहाँ पे 380 किलोमीटर तक की होती है, जिसके अंदर हीलियम गैस का आयनीकरण होता है। कौन सी गैस का होता है? हीलियम गैस का। और हीलियम गैस का आयनीकरण होता है वहाँ पे दीर्घ तरंगों का, दीर्घ रेडियो जो तरंगे हैं उनका परावर्तित रूप देखने को मिलता है। दीर्घ रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं यहाँ से। जैसे मानो यहाँ पे जो रेडियोधर्मी जो यहाँ पे डिश काम में ली जाती है, वहाँ से उन किरणों को भेजा जाता है वायुमंडल में, वो वायुमंडल में जा कर के टकराते हैं यहाँ पर इस ऊंचाई पे, वहाँ से वापस वो आती है धरातल पर। जो हम टीवी वगैरह देखते हैं तो वो टीवी रेडियो जो चलते हैं वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर वो तरंगें आती हैं जिससे हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आयनीकरण गैसों का होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ होता है, नाइट्रोजन का इसमें होता है। एफ परत में यहाँ पे हीलियम गैस का आयनीकरण होता है। एफ के बाद में जो बच गई जी परत है, जी परत की ऊंचाई है 381 से 640 किलोमीटर तक की मानी जाती है, जो कि यहाँ पे इस क्षेत्र में हाइड्रोजन जो गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, वो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होता है? आयनीकरण होता है। जी परत में जो हाइड्रोजन गैस है उसका आयनीकरण होता है। फिर हम बात करते हैं आयतन मंडल की। ये तो हो गया आपका आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल के बाद में अगला जो मंडल है वो आयतन मंडल, जिसको चुंबकीय मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय मंडल, आयतन मंडल, ठीक है। ये मंडल जो है इसकी औसत ऊंचाई 640 से लेकर के, और इसको हम कह सकते हैं कि जो जितना भी वायुमंडल है इसके बाद का वो सारा इसी मंडल में आता है, जिसमें 30,000 तक मानते हैं हम, या अंतरिक्ष तक जो वायुमंडल है वो वायुमंडल आयतन मंडल का या चुंबकीय मंडल का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इस आयतन मंडल के अंदर जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। उस कृत्रिम उपग्रह को स्थापित करके हम पृथ्वी से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो सेंसर के माध्यम से हम उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक हो जाता है इस वायुमंडल की संरचना वाला। हमने सौरमंडल को पढ़ा, समताप मंडल को पढ़ा, मध्य मंडल को पढ़ा, आयन मंडल को और आयतन मंडल को। तो यहाँ पे हमने 500 प्रकार देख लिए हैं इसकी परतों का या संरचना का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नए टॉपिक की। थैंक यू।